एक परिंदा अपने मालिक से कहता है, खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। ये ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। करना होगा आपको ऐसा कुछ, आप भी करें। आप भी ये सोच करके चलें कि अभी पूरी उड़ान बाकी है आपकी, अभी तो पूरा जहान बाकी है आपका। अभी आपको बहुत कुछ करना है मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करना है। स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका, हमारा चांद। एक अद्भुत कंटेंट लेकर के हाजिर हूँ। मैंने आपसे कहा है कि जो कुछ मिलेगा प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। विश्वास के साथ देखें। हमारा चांद हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। हमारा चांद वही चांद जिसको लेखकों ने, कवियों ने, गायकों ने अलग अलग ढंग से ढाला है मेरे दोस्तों। किसी ने चांद को महबूबा बना दिया और किसी ने चांद सी महबूबा बना दिया। कवियों का खेल था, कवियों का ज़माना है। आपकी कलम में वो ताकत है और शब्दों का वो जाल होना चाहिए जो मज़ा आ जाए। किसी ने इसी चांद को क्या क्या कहा, महताब कहा। किसी ने चांद से लगा करके नूर को देखा, नूर यानी चांद की रोशनी, महताब यानी चांद। हम इस चांद की बात कर रहे हैं, वो चांद जो आपके आसमान में है। वो चांद हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात पर चर्चा होगी। इससे संबंधित कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात पर चर्चा होगी। हम कहीं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से तैयार होने वाले हैं। चांद हमारा एक ही है। हमारी पृथ्वी के पास मात्र एक ही अपना उपग्रह है, वो है चांद। चांद एक हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। आपको उपग्रह की परिभाषा बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वही उपग्रह कहलाते हैं। ये जो हमारा चांद है, ये हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। और हमने आपसे कहा था कि हर वो खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। है ना मजेदार बात। तो एक लम्हे से जोड़ लेता हूं। आइए आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का पूरा समागम देता हूं। ध्यान से लीजिए और पूरे मनोवेग से इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। पहली बात, जिसे हम चांद कह रहे हैं, यानी हमारा चांद एक उपग्रह है। उपग्रह है, ये किसका उपग्रह, ये बात जान लेना। हमारा चांद उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। जो ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। हमारा जो चांद है ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। बिल्कुल। अब हमें ये जानना ही पड़ेगा कि कितने समय में कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है। क्या मैं इसे 27 दिन 8 घंटे लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 27 दिन 8 घंटे भी आप इसे लिख सकते हैं। वो मैंने लिख दिया। तो 27 दिन और 27 दिन 8 घंटा, मामला एक ही है। इतने दिनों में हमारा चांद, हमारी पृथ्वी का, देखना इसलिए मैंने इसे हमारा चांद लिखा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का अपना चांद है, जिसे हमने बचपन से मामा वगैरह कह करके पुकारा हुआ है, जिसकी वजह से रात भी खूबसूरत होती है। जिसके ना होने पर क्या क्या होगा, इस बात पर भी मैं अभी टिप्पणी करूंगा, ध्यान देना। 27.3 दिन, 27 दिन 8 घंटे का समय लिया इसने अपने परिक्रमा अवधि में। किस अवधि में? परिक्रमा, यानी परिक्रमण अवधि में इसका इतना मान होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है। आगे जरा ध्यान दें। आगे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 27.3 दिन में ये अपने अक्ष पर भी घूमेगा मेरे दोस्त। 27.3 दिनों में अपने अक्ष पर भी घूमेगा। परिक्रमा अवधि भी इसकी है। ये कितना आसान हो गया याद करना। अब देखना जरा, 27 वही मामला 3 दिनों का, इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूमेगा, यानी अक्षीय गति करेगा, यानी परिभ्रमण गति करेगा। परिभ्रमण गति। दोनों गतियां सेम हो जाने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है? चांद हमारा जब अपने अक्ष पर इतने समय में घूम रहा है, इतने अक्ष पर परिभ्रमण कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है,
इसके कारण ये हो रहा है कि आप चांद का आधा ही हिस्सा देख पा रहे हैं। आपने कभी पूरा चांद नहीं देखा होगा, आपने हमेशा चांद का आधा हिस्सा ही देखा है, वो भी पूरा होने पर। वो आपके मन मस्तिष्क में जो चल रहा है, सर मैंने पूरे चांद को देखा है, गोल सा देखा है। अरे भाई, वो गोल सा जो देखा है आपने, वो उसका आधा हिस्सा देखा है, उसका पीछे वाला भाग छूट गया। अधिकतम आपने चांद को 59% ही देखा है। समझ लीजिए, चांद दोनों काम साथ साथ कर रहा है, इसलिए चांद का 59% भाग हम देख पाते हैं, भाग हम देख पाते हैं। ये बात ध्यान देना, क्योंकि आप सोचोगे सर ऐसा क्या हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है, आप जरा सोचो, आप जितने वेग से किसी के पीछे पीछे भाग रहे हो, उतने ही वेग से अपने अक्ष पर घूमे जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी पीठ तो हमेशा पीछे रह जाएगी ना। फिर यही कारण है, और कुछ इसमें है नहीं। यही एक बेस पॉइंट इसका है कि चांद हमें आधा क्यों दिखता है। चांद हमें आधा इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी परिक्रमण अवधि और परिक्रमण गति एक समान है, इसलिए हमें आधा दिखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया कि किसी के पीछे भागो और उतने ही वेग से आप अपने अक्ष पर भी घूमो, तो इसका मतलब साफ है ना कि आपका एक हिस्सा तो हमेशा पीछे रह जाएगा। यही कारण है इनका एक हिस्सा हमेशा पीछे रह जाता है। जिस चाँद से हम अपना परिचय बना रहे हैं, जिस चाँद की रोशनी से हमारी रातें सजी होती हैं, जिस चाँद की दूधिया रोशनी से हम प्रकाशित होते हैं, इनका सिलसिला, इनकी अभी अच्छाइयों का सिलसिला थमा नहीं है। इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी क्रम रुका नहीं है। आप ध्यान देते रहेंगे, अभी बहुत कुछ आने वाला है। चाँद का 59% भाग हम ही देख पाते हैं, इसका भी कारण मैंने आपके सामने स्पष्ट करके दे दिया है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आप समझ गए हैं। अब जरा ध्यान दें, हमारा चाँद हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर होगा, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ध्यान दें, 3,84,403 किलोमीटर ये है दूरी हमारे पृथ्वी से हमारे चाँद की। ये मैं यहाँ आपका पृथ्वी लिख दे रहा हूँ जिससे आप जान सकें, और ये मैं इतनी इसकी दूरी बना दे रहा हूँ किसकी, आपके इस चाँद की। ये जो चाँद है इसकी दूरी आपकी पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी तक इस चाँद का प्रकाश पहुँचने में कितना समय लेगा, तो बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता हर जगह नहीं होती है, क्योंकि आपने याद किया है कई बार 3 गुणे 10 की घाटे 8 मीटर प्रति सेकेंड ये वेग है प्रकाश का। जब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, तो मेरे दोस्त 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, तो आप खुद से उससे अनुमान लगा लो 3,84,000 ही तो होगा। आप कहाँ बहुत ज़्यादा है, आप 3,84,000 के आसपास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट 3 सेकेंड में प्रकाश पहुंच जाएगा। और जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था, आपको पता है, क्योंकि सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए आपने वहां देखा 8 मिनट 16 सेकेंड का समय ले गया। वो क्लियर है ना, क्योंकि प्रकाश की चाल से ही दूरी को तय किया गया। आगे समझ लें, तो यहां तक का क्लियर हो गया प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेगा, यानी चांद का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश पहुंचने में कितना वक्त लेगा, ये बात आपके सामने मैंने रख दिया है। यानी इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में, हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए 1 मिनट 3 सेकेंड का समय ले जाएगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखते रहे, ध्यान दीजिए। तो जहाँ हम इसकी परिक्रमा अवधि तथा प्रकाश से जुड़े रहे, वहीं ये बात भी मान के चलें कि हम इसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम होने का मतलब हमारी पृथ्वी का 1/6, यानी आप मान के चलें वो 1/6वां हिस्सा होगा, यानी बहुतायत कम होगा। यह भी ध्यान दें, गुरुत्वाकर्षण भी याद रखें आप। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, यानी पृथ्वी का बहुत ही कम मात्रा है यार। क्षेत्रफल की बात कर लोगे, क्षेत्रफल जहां है ये पृथ्वी का 27वां है
क्षेत्रफल के मामले में ध्यान देना, पृथ्वी का 27% ही है, पृथ्वी का 27% ही है, यानी हमारी पृथ्वी जितना बड़ा है उसका ये 27% है। ये बात मान के चले, यानी छोटा है, काफ़ी छोटा है। गुरुत्वाकर्षण कम है, मान छोटा है, गुरुत्वाकर्षण तो कम हो ही जाएगा अगर आपका क्षेत्रफल कम है, आपका मास कम है तो पक्की बात है आपका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। यही हुआ इनके साथ, पृथ्वी का ये 27% ही है, लेकिन अद्भुत लगेगा आपको। अफ्रीका महाद्वीप तो आप जान रहे हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप जितना बड़ा है ना उतना बड़ा चांद है। तो ध्यान देना, ये अफ्रीका महाद्वीप जितना बड़ा है, अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है हमारा चांद, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बराबर है। ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं होता है, ये मान लिया जाता है कि लगभग इतना आंकड़ा है, क्योंकि आपका जो अफ्रीका महाद्वीप उसका क्षेत्रफल भी कुछ इस तरीके का है। इस दौरान हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? तो हम लोग जहाँ ये जान पा रहे हैं कि हमारा चांद कैसा है, कितनी दूरी पर है, उसका प्रकाश कब तक पहुँचेगा, परिक्रमा और परिक्रमण कब करेगा, आधा क्यों दिखता है, ऐसे तमाम प्रश्नों को हम बड़े आराम से जहाँ तक जान पाए हैं। अब जरा ध्यान दें, महत्वपूर्ण बातें अभी भी, क्या अद्भुत हुआ, कैसे लोग जान पाए, कैसे ये जाना जाएगा कि चांद पर ये चीज़ें हैं, चांद पर वो चीज़ें, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। ध्यान देते रहिएगा। मैं कहना चाहता था आपसे थोड़ी सी बात यहीं जिक्र कर दूं, इस चांद को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं। अगर चांद ना होता तो क्या होता, चांद ना होता तो क्या होता मेरे दोस्त, बताना। चांद ना होता तो क्या होता, रातें काली हो जाती, पहली बात। आप कहते हम प्रकाशित कर लेते, दूसरी बात। अब जरा ध्यान देना, चांद ना होता तो आपके दिन का मान घट जाता, दिन छोटा हो जाता, रातें बड़ी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो दिन है, जब हमारा सूर्य ढलने लगता है फिर भी चांद की वजह से रोशनी रह जाती है पृथ्वी पर। समझ रहे हैं? तो चांद ना होता तो दिन का मान घट जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, दिन का मान घट जाएगा, दिन का मान घट जाएगा। दूसरी बात समझना, मौसम बदल जाएंगे मेरे दोस्त, मौसम बदल जाएंगे। आप सोचोगे मौसम से क्या ताल्लुकात है, ताल्लुकात आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। मौसम बदलेंगे साथ ही साथ इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ज़्यादा झुक जाएगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर ज़्यादा झुक जाएगी, क्योंकि जो इसका गुरुत्वाकर्षण है, अगर ये चांद चला जाएगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा और झुक जाएगी। अगर वो अपने अक्ष पे और झुक गई तो आप समझदार हैं, अक्ष पे झुकने की वजह से मौसम में हेर फेर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। कहीं प्रकाश सूर्य का ज़्यादा पहुंचेगा, कहीं बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, कहीं ज़्यादा समय के लिए रह जाएगा, कहीं बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपकी धरातल पर हो जाएगा। इसका मतलब हमें चांद आवश्यक है। अमेरिका ने वो सपना जो 1950 में देखा इसे उड़ाने का, वो गलत था। अगर ये चांद को हटा दिए होते तो खतरनाक मामला हो जाता। और वो रूस और अमेरिका की 1950 के दशक की चल रही शीत युद्ध की कहानी, जहां एक दूसरे को चौधरी बनाने का होल मचा हुआ था, जहां अमेरिका चाहता था मैं आगे जाऊंगा, जहां रूस चाहता था मैं आगे जाऊंगा, उनकी कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। वो हर क्षेत्र में आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। रूस चाहता था कुछ करना, अमेरिका चाहता था कुछ करना। अमेरिका के दिमाग में तो यहाँ तक की ये बात आ गई थी कि मुझे चांद को उड़ा देना है, चांद को ही धरती से हटा दूं, मैं अपना वर्चस्व बनाना चाहता हूं। ऐसी तमाम रोचक तथ्य अभी भी जुड़े हुए हैं आपके इस महत्वपूर्ण कंटेंट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब जरा ध्यान दें, मैंने जहां तक अभी आपसे कहा कि अमेरिका और रूस उस समय दो बड़ी शक्तियां, दोनों ने अपने मन मस्तिष्क में ये सजाया हुआ था कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का या पूरे विश्व का चौधरी बनना है, मतलब मैं ही मालिक रहूंगा। तो ये जो होड़ थी वो एक शीत युद्ध जैसी थी, आपस में लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही थी, लेकिन एक दूसरे को पेच दिया जा रहा था। ये माना जा रहा था जैसे रूस ने काम किया 1937 में। ध्यान देना दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से जोड़ रहा हूँ। रूस ने 1937 में यूरी गागरिन को भेज करके अंतरिक्ष में इतिहास बना दिया।
रूस ने 1937 में, क्योंकि अब चांद की बात हो रही है तो दोस्त ये सब तो याद करना ही करना हमें। 1937 में रूस ने यूरी गागरिन को भेज दिया। यूरी गागरिन को कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में गई, रूस ने ही वेलेंटीना को भेजा, ये भी याद रखिएगा। रूस ने वेलेंटीना को भेजा, यह भी रूस की थी, महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला काम कर दिया इन लोगों ने। 1937 में रूस ने यूरी गागरिन नामक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा और इतिहास बना दिया। आज भी हमसे जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे कि पहला अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन ही तो बोलोगे। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ ही चुका है। यहां तक की जो बातें थी, इसके बाद देखना जरा, अमेरिका भी चुप रहने वाले में से नहीं था। अमेरिका ने भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना शुरू किया। वो सारे अभिप्राय रह गए, क्योंकि आगे तो ये आगे तो नाम तो इनका लिया जाएगा और पीछे तो बहुत लोग जाने वाले लाइनें लगी रही, लेकिन उनसे बहुत लेना देना नहीं रहा। लेकिन अमेरिका मन ही मन जल रहा था। उसने सोचा कि हम क्या करें जिससे हम भी अपनी छवि बना सकें। इसलिए अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को, देखना याद आ गया होगा अब आपको क्या कहने वाला हूं मैं, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11, याद रखिएगा सारी बातें, अपोलो 11 मिशन के तहत, अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस, माइकल कोलिंस नाम के 3 व्यक्तियों को अपोलो 11 मिशन के तहत कहाँ भेज दिया? चांद पर भेज दिया मेरे दोस्त। चांद पर चले गए ये लोग, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन साहब और ये माइकल कोलिंस पहुंचे कहाँ? अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को हमारे चांद पर। अब रूस तो देखेगा तो ये तो होगा ना, यही होड़ थी कि मैं कुछ अलग करूंगा। तुमने अलग किया है अंतरिक्ष में पहले जाने का, मैं अलग करके दिखाऊंगा अपने चांद पर पहले जाने का। तो ये कर दिया नासा ने, ये नासा का वर्क था, नासा ने ये काम कर दिया। अब जरा ध्यान दें, ये लोग पहुंच गए यहां पर, कहां पर? चांद पर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर पहला कदम बताना जरा। चांद पर पहला कदम नील ने रखा, याद करना पूरा नाम, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? तो दूसरा कदम भी यही रखेंगे भैया, क्योंकि क्या इनके पास 2 पैर थे। दूसरा कदम भी किसने रखा? नील ने। चांद पर पहला कदम, दूसरा कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। इसके बाद कौन पहुंच जाते हैं वहां पर? चांद पर, यानी दूसरे व्यक्ति। ये तो पहले व्यक्ति थे, अब दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति हैं बज एल्ड्रिन साहब, या बाज एल्ड्रिन लिखा होगा मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा अलग होने की आवश्यकता नहीं है। बज एल्ड्रिन या बाज एल्ड्रिन साहब, क्लियर बात, ये पहुंच जाते हैं। ये दूसरे व्यक्ति थे, यानी अपोलो 11 मिशन के तहत जो भेजे गए थे, जो अपोलो 11 दिया गया था, जो यान भेजा गया था, उसके तहत ये 2 लोग चांद पर उतर गए। जिसे बहुत लोगों ने, रूस वालों ने बहुत ही ज़्यादा झुठलाने का प्रयास किया, लेकिन अद्भुत है ना, वहाँ से काफ़ी मात्रा में मिट्टी वगैरह या चट्टानों के टुकड़े लाए गए थे, जो बाद में ये प्रमाणित कर गए कि सच में नील आर्मस्ट्रांग साहब वहाँ रुके थे। कॉलिंस साहब नहीं नीचे उतरे, ये पिक्चर वगैरह बनाने में लगे रहे और ये तमाम प्रकार के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये जब 3 लोग गए थे तो पहले नील ही क्यों गए? यार, जो हिम्मत कर पाएगा वही तो जाएगा ना आगे। वो सब डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर पैर रखते ही कुछ हो जाए। इसलिए नील साहब ने ये हिम्मत की, ये हौसला बनाया और सबसे पहला कदम रख दिया। और जब नील ने रख दिया तो ये भी पीछे नहीं रहे और इन्होंने भी अपना कदम वहां पर रख ही दिया, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। चांद पर पहुंच चुके हैं हम। हमारे एग्जामिनर महोदय क्वेश्चन पूछ चुके हैं बार बार कि अंतरिक्ष में जाने वाला
पहला भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ये चांद की बात नहीं कर रहा हूं, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। क्लियर है ना? राकेश शर्मा जी जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। राकेश शर्मा के बाद अगर आप ध्यान दें, पूछा जाता है आपसे कल्पना चावला जी के बारे में। कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। अंतरिक्ष के प्रश्न यहाँ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि चांद से रिलेशन था हमारा और चांद से जुड़े हुए पहलुओं को जानना था। कल्पना चावला जी के बारे में आप जान ही रहे होंगे, हरियाणा की रहने वाली एक बहादुर लड़की जिसने इतिहास रच दिया, जिसकी इच्छा थी, मनोइच्छा थी, मनोकामना थी कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी, और पूरा वो सफ़र तय कर दिया। कल्पना चावला पहुंच जाती हैं अमेरिका। नासा ने इन्हें अपना एक बहुत बड़ा काम देता है, एक अपने बहुत बड़े संगठन में इसको जोड़ लिया जाता है, इनको जोड़ लिया जाता है। कल्पना चावला जी को 1997 में एक मिशन था STS-87 करके। इस मिशन के तहत 1997 में कल्पना चावला जी के साथ 6 सहयोगी यानी 6 लोग थे, इनको लेकर के इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और ये एक बहुत लंबा सा सफ़र 15 दिन 16 घंटा का करके वापस आती हैं। 15 दिन 16 घंटा का सफ़र तय करके वापस आती हैं और इतिहास रच देती हैं, और हमारे भारत का नाम भी गर्व से बढ़ा देती हैं कि कोई भारतीय मूल की, भारत की रहने वाली बेटी ने अंतरिक्ष में परचम लहराया है। ये पहली महिला थी जिन्होंने ये काम किया था। STS-87 जो कि कोलंबिया स्पेस शटल नाम के एक यान के तहत भेजा गया था। वहाँ से कोलंबिया स्पेस शटल से यानी वहाँ के वैज्ञानिक संस्था ने इसे अंतरिक्ष में भेजने का काम किया था। इसका नाम था STS-87। आगे देखिएगा, कहानी बदल देता हूँ। STS-107 के पास ले चलूँ आपको। 16 जनवरी 2003 की बात है मेरे दोस्त। हमारी यही बहादुर महिला, यही कल्पना चावला जी जिन्होंने इतिहास रचा हुआ, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ा दिया है, STS-107। ये दिन 16 जनवरी 2003 को अमेरिका की नासा कंपनी ने इसे अंतरिक्ष में भेजा। एक लंबे सफर के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये वापस आ रहा था धरातल पर, 1 फरवरी 2003 को जब ये धरती के करीब पहुंच चुका था, मात्र 63 किलोमीटर दूर रह गया था, वहीं ये जल जाता है। ये यान ही जल जाता है। अद्भुत है। यानी वो बेटी अब आपके बीच नहीं रही। इनका ये दूसरा मिशन इनके लिए जानलेवा साबित होता है और ये यहाँ से पलायन कर जाती हैं, यानी हम लोगों से अलविदा कह के चली जाती हैं। लेकिन हम इन्हें तहे दिल से सम्मान करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किस तरीके से इनके किए हुए कार्य हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो कल्पना चावला जी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और आप वो देख सकते हैं 1997 में उन्होंने ये काम कर दिया था। बहरहाल 2003 के दूसरे मिशन में इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। क्लियर है? तो हम लोग इतनी बातें जान चुके हैं, महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं, कोई डाउट यहाँ आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दें, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जहाँ चाँद के बारे में ये सीख रहे हैं, चाँद के बारे में ये जान रहे हैं कि मिशन यानी अंतरिक्ष यात्रा इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अंतरिक्ष यहाँ जोड़ना ही था हमें। इस अपोलो मिशन को तो हमें यहाँ लाना ही लाना था और इसी के तहत मैंने इन बातों को इसलिए आपके सामने इंगित कर दिया जिससे आप बखूबी बहुत चीज़ें समाहित कर पाएँ। अब जरा ध्यान दें, मैं थोड़ी सी बात और कर देता हूँ आपसे। चाँद के बारे में अब बात होगी तो आप ये मान के चलें, आपसे एक पक्ष की बात होती है कृष्ण पक्ष और एक पक्ष की बात होती है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और
शुक्ल पक्ष, है ना। अभी सुपर मून, ब्लू मून, ऐसे तमाम बातों को करना शेष है। अभी चांद का दूसरा प्लेटफॉर्म आना शेष है, चांद का दूसरा पार्ट आएगा। ये क्लास बहुत मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, अतएव आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें, एक निश्चित आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज की क्लास जो आपको मिली है ये चांद का एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। अभी चांद के बारे में बहुत कुछ बाकी है, अभी चांद के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी पढ़ना है। अभी हमें इस टॉपिक से जोड़ करके अभी आगे मुखातिब होना है। ऐसे छोटे कंटेंट इसलिए दे रहा हूं जिससे किसी भी टॉपिक का निचोड़ आपको एक में बेहतर ढंग से मिल जाए। हम लोग कृष्ण पक्ष, सुपर मून, ब्लू मून, अन्य तमाम प्रकार के अलग अलग टॉपिकों को अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए मैं इन कंटेंट को छोटा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, छोटा बनेगा और आप अच्छे ढंग से इसको तैयार कर पाएंगे। तो आज की जो कक्षा रही, आज की जो क्लास है उसका रिकैप थोड़ा सा लीजिए। हम लोगों ने बात किया हमारा चाँद, हमारा प्यारा चाँद जिसे हमने बचपन से देखा है, ये चाँद हमें 59% ही दिखाई देता है क्योंकि ये 27.3 दिन में अपने अक्ष पर घूमता भी है और इतने ही दिनों में ये परिक्रमा का कार्य भी संपन्न करता है। अतः इसका एक ही हिस्सा हम देख पाएंगे। ये पहला काम था। 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर हमारी पृथ्वी से, अतः इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। इस बारे में भी बात हो चुकी है। हम लोगों ने चर्चा की इस वीडियो के तहत कि कौन सा पहला व्यक्ति था, पहला कदम रखने वाला था हमारे चांद पर, तो नील आर्मस्ट्रांग क्यों हुआ ऐसा, आपको उस बारे में भी कहानी मैंने बता दिया कि रूस और अमेरिका का शीत युद्ध इस कार्य योजना को सफल बनाने में सफल रहा या ऊर्जा देने में सफल रहा। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट से जुड़े रखा। पहले अंतरिक्ष यात्री के बारे में बता दिया, पहले महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात की, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि पुरुष थे उनके बारे में बात हुई, कल्पना चावला जी के बारे में बात की गई। तो एक महत्वपूर्ण कंटेंट से आपको जोड़े रखा और आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी साबित होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमारे साथ पूरे मनोवेग से जुड़े रहें और अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और करें और करवाएं अपने दोस्तों से। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।